गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंस शीट लास्ट पार्ट, दैट इज एसेट साइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एसेट्स में तो आप चैंपियन हो, है ना। लायबिलिटीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जो आपका कंफ्यूजन अब पूरी क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में हमने स्टार्ट किया था नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज के साथ किया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका जो होता है वो होगा एसेट साइड। तो एसेट साइड को हम कैसे लिखेंगे? नंबर 2 एसेट्स। ठीक है, अब आपको पता है कि एसेट्स जो होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं दो पार्ट में। नंबर 1, बोलो कौन सा? नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहला जो आएगा वो होगा ए फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? फिक्स एसेट्स। ओके, फिक्स एसेट्स में नंबर 1 टेंजिबल। एक सेकेंड बेटे, पेन लाना, ब्लू पेन देना। चलिए कोई बात नहीं, पेन हमारा ख़त्म हो गया था, है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करो। चलो लिखना चालू करें। टेंजिबल फिक्स एसेट्स दूसरा हमारा है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तीसरा हमारा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और नंबर 4 बोलो इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, क्लियर है? चलो आगे हम नॉन करेंट एसेट्स को कंप्लीट करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में बी आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नंबर सी डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। और लास्ट डी अदर नॉन करेंट एसेट्स। ओके, क्लियर है सबको? चलिए हम नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है ना। जो लायबिलिटी के लिए था ना, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पेमेंट करते हैं, यहां कैश में रियलाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में
हम ये चारों पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चारों पार्ट एक साथ कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स एसेट्स? क्या समझते हो आप फिक्स एसेट्स का मतलब? बताओ, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, कोई बताएगा? बताओ, आ जाओ, मैं बताता हूं आपको। हाँ बोलो। ठीक है, चलो आ जाओ और क्लियर कर लो। देखो फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्सेस, दोज रिसोर्सेस which are used for production of goods or rendering of services। ठीक है, ओके, क्लियर है? सर कुछ ज़्यादा ही डल दिखाई दे रहा है ना? एक सेकेंड, अब कुछ ठीक है? थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे। आई थिंक अब सही लग रहा है। ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। चलो, क्या कह रहा है? दोज रिसोर्सेस विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और दूसरा विच आर नॉट मींट फॉर रीसेल। ठीक है ना, जो हम लोग रीसेल के लिए नहीं रखते। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस किस चीज का है? सर ये फर्नीचर का बिजनेस है ना? मेरे दुकान पे फर्नीचर है, सोफा, टेबल, चेयर, ये सब है। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो, अब मेरे को, मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं फर्नीचर का, इससे दो बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब फर्नीचर में मैं डील करता हूं, ठीक है। दूसरा एक और मेरा बिजनेस है जो मेरा मोबाइल का है, ठीक है, क्लियर है? और यहां पे मैं फर्नीचर को मैं डील नहीं करता, बल्कि क्या करता हूं? यूज करता हूं सर्विस देने के लिए। ठीक है, इसमें मैं डील करता हूं, और इसमें मेरे किस में डील कर रहा हूं? मोबाइल्स में। तो आपको पता है, मैंने आपको 11 में पढ़ाया था कि आप जिस चीज में डील करते हो वो आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स। ठीक है, अब ये बिजनेस किस में डील कर रहा है? मोबाइल में, तो इसके लिए मोबाइल क्या हो जाएगा? गुड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फर्नीचर देखोगे तो आप फिक्स एसेट समझ लेना, बल्कि आपको ये देखना होगा कि अब ये फर्नीचर जो है, यहां पे भी फर्नीचर है, यहां पे भी फर्नीचर है, लेकिन ये जो बिजनेस है वो फर्नीचर में डील कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या बन गया? गुड्स। और यहां पे वो फर्नीचर को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, ताकि वो सर्विस दे सके कस्टमर को, है ना? कस्टमर आएंगे दुकान पे तो उनको बैठाना पड़ता है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई हम दिखा रहे हैं और कह देंगे कि आप खड़े रहो,
ठीक है ना। तो बैठने के लिए कहते हैं चाय नाश्ता, थोड़ा अट्रैक्ट लगता है ना। एसी हुआ, ये सब है ना। तो ये जो फर्नीचर है हम यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, सर्विस दे सके। ठीक है, सर्विस देने से क्या होगा, इसे टू जनरेट रेवेन्यू, ताकि हमको रेवेन्यू मिल सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कई जन क्या होता है, रट लेते हैं फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। नहीं, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, कि जरूरी नहीं कि आप फर्नीचर देखोगे तो आप हमेशा उसको फिक्स एसेट समझोगे। ठीक है ना। फिक्स एसेट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, वो रिसोर्सेस जिसको आप यूज कर रहे हो या तो प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस देने के लिए, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो सके, और विच आर नॉट मीन फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए नहीं लाए हो सकता है कि ये फर्नीचर रेडीमेड लेकर आता हो होलसेलर से और फर्नीचर को बेच देता हो कस्टमर के, तो ये रीसेल हो गया। तो ये जैसे ही रीसेल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या कहला जाएगा, गुड्स। और गुड्स का मतलब इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आ जाता है। फिर बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहां पे ये फर्नीचर लेके आ रहा है यूज करने के लिए, ना कि नॉट मींट फॉर रीसेल। इसीलिए ये इसके लिए क्या बन जाएगा, फर्नीचर क्या बनेगा बोलो, फिक्स्ड एसेट्स। अब बात समझ में आया, फिक्स एसेट्स का मतलब? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब हम फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे धीरे धीरे आराम से। फिक्स एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। एक को हम बोलेंगे टेंजिबल और दूसरे को हम बोलेंगे इनटेंजिबल। अब टेंजिबल को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोग्रेस। उसी तरह इनटेंजिबल को हम बोलेंगे कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ टेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है? सर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिक्स एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजिबल। जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ होता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन उठता है, सर टेंजिबल फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल लिखें, साथ साथ लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, साथ साथ लिखना बेटे, आगे पीछे नहीं, बातें नहीं करो। सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सर व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, ऑफिस इक्विपमेंट, बस। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। अब अगर आप ध्यान से सुनना, ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरे को बिल्डिंग बनानी थी 10 मंजिला, ठीक है ना, 10 फ्लोर। ठीक है, 10 फ्लोर बनाना था, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरा बैलेंस शीट का डेट आ गया और मैंने पूरे बिल्डिंग को क्या कर दिया, तैयार कर दिया 10 फ्लोर। अगर मेरा बिल्डिंग बैलेंस शीट के दिन में पूरी कंप्लीट हो जाता है, फुल्ली कंप्लीट, तो उसे हम कहेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो पहला कैटेगरी में गया था। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ये देखो, ठीक है, और ये हो गया टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर बिल्डिंग बनानी थी 10 मंजिला, 10 फ्लोर तक बनाना था, मैंने सिर्फ 6 फ्लोर कंप्लीट किया। ठीक है ना, मैं काउंट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6। अब बैलेंस शीट का मेरा डेट आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, बिल्डिंग मेरा क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो अगर आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट के दिन में पूरी कंप्लीट है, तो उसे हम सिर्फ नाम देंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर वही टेंजिबल फिक्स एसेट्स अधूरा है, बैलेंस शीट के दिन अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है, डन, ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल लिखो पहले, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जो जो मैं बोलूंगा वो लिखते जाना। ठीक है, पक्का उसी में से आ जाएगा। ठीक है ना, लिखते जाना। सर नंबर 1 लिखो आप लोग बेटे, गुडविल। ठीक है सर, ऐसे ऐसे लिखाओगे या ऐसे, मैं ऐसे ऐसे लिखा के फिर ऐसे आ जाऊंगा। ठीक है, गुडविल के बाद लिखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर आप लिखो मस्ट हेड्स। सर ये क्या होता है, मैं सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, आप लिखे हो, लिखते चलो, बाद में सब चर्चा करूंगा। पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, फिर आप लिखे रिसिपिस। ठीक है, स्पेलिंग नहीं, RECIPES, रेसिपीज, फॉर्मूले, मॉडल्स, डिजाइंस एंड प्रोटोटाइप्स। ठीक है, फिर लिखे लाइसेंस। सर याद करने ये सब, हाँ बेटे याद करने, इसी में से आएगा, पक्की बात है। फ्रेंचाइजेस। सर पेपर आपने बनाया, नहीं बेटे मैंने तो नहीं बनाया, बट फिर भी सुन लो, है ना। ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, माइनिंग राइट्स, और लास्ट है हमारा कॉपीराइट्स। चलो ओके, लिख लिया, लिखो। हो गया।
गुडविल आप पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ा चुका है पार्टनरशिप में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो, पेटेंट्स इन सब के बारे में जानते हो, लाइसेंस इन सब के बारे में भी जानते हो। जो मेन है मस्ट वो समझाना है आपको। मस्ट का मतलब होता है, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर के ना ऊपर एक बॉर्डर सा ऐसा लगा रहता है जहां लिखा रहता है दी टेलीग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका एक लोगो रहता है ऐसे करके बॉक्स में। ये जो हेडिंग होती है ना ऊपर वाली पूरी, इसको हम लोग बोलते हैं मस्ट हेड्स न्यूज़पेपर का, ठीक है। ओके, क्लियर है? चलो, हाँ ये याद कर लेना, और कुछ ज्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है। चलो, क्लियर है? तो ये इनटैंजिबल है एसेस। जब अगर इनटैंजिबल एसेस, ठीक है ना, कंप्लीट है, जैसे मान लो मैं कोई इन्वेंशन कर रहा हूं, ठीक है, और मेरा इन्वेंशन जो हो गया वो पूरा पूरी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और मैं उस इन्वेंशन का मैंने पेटेंट्स ले लिया, तो ये हो गया इनटैंजिबल फिक्स एसेस। इन्वेंशन कंप्लीट हो गया और मैंने उसका पेटेंट्स ले लिया, तो ये हो गया इनटैंजिबल फिक्स एसेस। लेकिन मेरा इन्वेंशन क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ बैलेंस शीट के डेट पे, ठीक है ना, बैलेंस शीट के डेट पे। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्या होगा, तो फिर यहां पे भी हम पेटेंट्स लेंगे, लेकिन इसका हम पेटेंट्स का राइट्स मिलेगा, इसके पीछे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके लिए एक रूल है कि 12 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा हो जाना चाहिए, ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो मैं पेटेंट्स राइट्स नहीं पढ़ा रहा आपको, है ना, पेटेंट राइट्स एक्ट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि अगर इन्वेंशन अधूरा है बैलेंस शीट के डेट पे, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे इनटैंजिबल एसेस। वर्क इन प्रोग्रेस के जगह हम क्या बोलेंगे, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। क्या नाम बोलेंगे, इनटैंजिबल एसेस अंडर डेवलपमेंट। और यहां पे अगर टैंजिबल फिक्स एसेस अगर अधूरा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। आपने एक पिक्चर देखा होगा, कोई मिल गया, हाँ सर देखा था। फिर उसका पार्ट दूसरा आया था क्रिश, फिर क्रिश के बाद आया था क्रिश 2, ऐसे कुछ आया है ना। तो उसमें जो क्रिश में क्या होता है, जो ऋतिक रोशन होता है उसके, है ना, वो रोहित मेहरा, वो कुछ ऐसा कुछ इन्वेंशन करना चाहता है ना, जिससे क्या होगा, हाथ रखोगे तो वो आपको क्या बता देगा, आपका भविष्य बता देगा। तो उसका इन्वेंशन तो उस समय कंप्लीट हो गया था, बट वो पेटेंट्स नहीं ले सका, ठीक है ना। इन्वेंशन कंप्लीट है, पेटेंट नहीं लिया, वो उसकी गलती थी, बट इन्वेंशन हो गया था, तो उसको हम बोलेंगे इनटैंजिबल एसेस कंप्लीटेड। तो इनटैंजिबल फिक्स एसेस अगर कंप्लीट है तो फिर हम उसको यहां ला देंगे। लेकिन अगर उसका वो मशीन का जो आइडिया था वो उसके दिमाग में था, उसका जो पुराने का बनाने का जो प्रोसेस था, उसका जो है ना, उसके जो नो हाउ थे वो उसके दिमाग में था, उसका आइडियाज अगर वो बताता किसी को, या फिर उसका इन्वेंशन अधूरा रह जाता, है ना, बात समझ में आ रहा है? अगर इन्वेंशन अधूरा रह जाता, बना रहा था लेकिन अचानक उसको बनाते समय उसको किडनैप कर लिया था नसरुद्दीन शाह, और उसको नसरुद्दीन शाह किडनैप कर लिया, और जिस दिन किडनैप किया उस दिन बैलेंस शीट का डेट था और वो इन्वेंशन अधूरा रह गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इनटैंजिबल एसेस अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? ओके, चलो, तो ये था हमारा पहला पार्ट फिक्स एसेस का कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। चलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट? सर देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा आराम से सुनना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां हम पैसा लगाते हैं टू अर्न समथिंग इन रिटर्न, है ना, टू अर्न समथिंग, समथिंग का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन रिटर्न,
ठीक है। जैसे आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। शेयर पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर अगर आप डिवेंचर पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट जो होगा फर्दर दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होगा हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट इन सेम सेक्टर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे रैनबैक्सी जो है वो एक फार्माकोलिटिक्स कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया है सिप्ला के शेयर्स में, तो ये क्या हो गया, दोनों फार्माकोलिटिक्स कंपनी है, एक दूसरे के सेम सेक्टर में कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट करोगे आप इन डिफरेंट सेक्टर तो उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे रैनबैक्सी ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, तो दोनों अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है, तो ऐसे को कहेंगे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो सबसे मेजोरिटी जो दिक्कत आती है ना बच्चों में, वो ये देखते हैं अरे यार ट्रेड है, चलो इसको हम ले लेते हैं करंट में। ये नॉन वर्ड है तो नॉन वर्ड लिखते ही वो लोग समझ जाते हैं ये नॉन करंट में है ना, नॉन करंट एसेट्स में। ऐसा कुछ नहीं है, इससे कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड हो या नॉन ट्रेड हो, इससे कभी नहीं फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ता है कि वो नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है, ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट के डेट से, अगर आप बैलेंस शीट के डेट से, ठीक है ना, आपका इंटेंशन अगर है कि हम उसे लॉन्ग रन में रखेंगे, लॉन्ग रन का मतलब मोर देन 12 मंथ्स, तो वो आपका कहला जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर रख दोगे, ठीक है ना, आपका इंटेंशन है कि नहीं हम इसको 12 महीने के अंदर में बेचेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका करेंट इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया? करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करेंट एसेट्स में जाता है। नेक्स्ट पार्ट वही समझाएंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? तो आपका ट्रेड हो या नॉन ट्रेड, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेड होने से ऐसा नहीं कि वो करंट हो जाएगा, नॉन ट्रेड होने से वो नॉन करंट में चला जाएगा। नहीं, आपको ये देखना होगा कि आपका ये होल्ड नॉन करंट है या करंट, ये डिपेंड करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे। 12 महीने से ज़्यादा अगर रखोगे तो नॉन करंट, और 12 महीने से कम होगा तो करंट। अब क्लियर है? चलो अब इसमें लिखो कि सर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लिखो इन्वेस्टमेंट इन, बोलो कहाँ कहाँ, शेयर्स, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर्स में, ठीक है, ओके। और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बताओ, और कहीं कर सकते हो? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। चलो यहां तक हो, क्लियर है सबको?
ठीक है, ओके। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके डिपेंड करता है कि वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है या करेंट इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करेगा आपका होल्डिंग पीरियड पे बस। ठीक है, ओके, डन, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है सर? ये हो गया डेफर्ड टैक्स एसेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आ गया अदर नॉन करेंट एसेस। अदर नॉन करेंट एसेस में क्या आएगा? ठीक है, आ जाओ, देखो सर अदर नॉन करेंट एसेस में क्या होगा। ठीक है, कहता है इसमें जितने हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ठीक है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विच आर नॉट येट रिटर्न ऑफ। ठीक है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, आपको पढ़ाया था मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, ओके। अगर इनको है ना, इनका राइट ऑफ करना, अगर आप बैलेंस शीट के दिन अगर खड़े हो और आपको लग रहा है ये बैलेंस शीट का डेट है और आपको दिखाई दे रहा है कि अभी भी इसको अगले 12 महीने के बाद रिटर्न ऑफ होगा, इसका जो अमाउंट है, सपोज करो 1 लाख है, हमें 5 साल में राइट ऑफ करना था, कितना करके 20,000 करके राइट ऑफ करना था। पहला साल आपने 20,000 राइट ऑफ कर दिया, अभी भी कितना साल बचा सर? 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। ठीक है, तो बैलेंस शीट के दिन अभी भी आपको लग रहा है इसका 4 साल हमको राइट ऑफ करना बाकी है। ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर हो गया, दैट इज मोर देन 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में भी कौन सा? अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, अगर 12 मंथ्स है लास्ट, तो ये कहां चला जाएगा? अदर करेंट एसेट्स। तो अदर करेंट एसेट्स जब मैं समझाऊंगा तब फिर इसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स में समझ में आया कि अदर नॉन करेंट एसेट्स कब लेंगे? जब इसका राइटिंग ऑफ का पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है बैलेंस शीट की डेट में, तो हम उसे कहेंगे अदर नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है? ओके, चलो ये हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स कंप्लीट। ठीक है, अब मेरे पास यहां स्पेस नहीं है तो मैं पेज को पलट रहा हूं और नेक्स्ट पेज में मैं ड्रॉ करूंगा सिर्फ करंट एसेट्स का पार्ट। जितना मुझे जरूरत है करंट एसेट्स के लिए सिर्फ मैं उतना ही ड्रॉ करूंगा। हो जाएगा, इतने में काफी है। ठीक है, अब मैं करंट ईयर, प्रीवियस ईयर पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा है ना, सिर्फ मेरे को जो चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। चलो, अब हमारा नंबर 2 क्या था? बोलो। नंबर 1 क्या था? नॉन करेंट एसेट्स। नंबर 2 करंट एसेट्स। अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, एक चीज़ और रह गया। हाँ मेरे को पता है, एक चीज़ और रह गया, सॉरी इधर आ जाओ, यहाँ पे और एक चीज़ रह गया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है एक चीज़ और रह गया जो ऊपर आना चाहिए था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
ठीक है, ये आपका रह गया। तो चलो ये भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। आ जाओ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या होगा, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटे, बस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें दो चीज आती है। नंबर 1 कैपिटल एडवांसेस, और एक आएगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। अब आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है कंपनी ने दे रखा है किसी को, और अगर कंपनी को रिसीवेबल करना है आफ्टर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आपको बस इतना ही पूछेगा, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर ये बैलेंस शीट के डेट से आफ्टर 12 मंथ रिसीवेबल करना है या रिसीव करना है, ठीक है ना, तो इसे हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। क्लियर है? ओके, चलो अब हमारा कंप्लीट। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा, देखो मैं बताता हूं क्या आएगा, मेरे को इसीलिए याद आ गया। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बुलाते हो, जिसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से भी बुलाते हो। दूसरा हमारा आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तीसरा आएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। और डी आएगा हमारा, डी आएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। मेरे पास कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, मेरे को पूरा याद है, ठीक है। आपको भी मैं वादा किया था कि याद करवा दूंगा, पक्का पक्का। चलो ठीक है, अब आ जाओ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, किसी भी नाम से बुला लो, ठीक है। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इस दोनों का मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला। हैं, ये क्या बात हो गई सर? हाँ, क्योंकि इनकी चर्चा मैं अभी अभी कर चुका हूं। सर कहाँ की हो? आ जाओ। ये जो इन्वेस्टमेंट की जो कहानी बताया था मैंने, ये सारा इन्वेस्टमेंट का जो कहानी था, ये देखो, ये सारा, अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर बैलेंस शीट के डेट से आपका इंटेंशन है कि आप उसे 12 महीने के बाद बेचोगे, तो वो आपका कहलाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको बेचना चाहते हो, आपका इंटेंशन है, तो वो हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज करंट एसेट्स, ठीक है। फिर यही सब चीज को अगर आप 12 महीने तक होल्ड करके रखते हो, विद इन 12 मंथ तक होल्ड करके बेच दोगे, है ना, विद इन 12 मंथ्स आप इसको सल्टा दोगे, तो ये आपका बन जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। और 12 मंथ्स के बियॉन्ड, अगर आप 12 मंथ्स के बियॉन्ड चले जाते हो बैलेंस शीट के डेट से, तो ये आपका हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बस खत्म। क्लियर है? ओके, डाउट्स क्लियर? मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं है करंट एसेट्स में, और एसेट साइड तो एकदम सिंपल है, एक समझाऊंगा दूसरा क्लियर, ठीक है।
हाँ, ट्रेड नॉन ट्रेड से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ट्रेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट मानोगे, नॉन ट्रेड है तो ये नहीं कि नॉन करंट है। ये दोनों में से आपका होल्डिंग पीरियड देखना है। अगर आप बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने के अंदर अगर सल्टाना चाहते हो, आपका इंटेंशन है, तो वो आपका हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज करंट एसेट्स। और 12 महीने के बाद अगर आप उसको सल्टाते हो तो वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ये सब उसके और कैटेगरीज है, ठीक है। ये सब को अगर 12 महीने के अंदर अंदर आप सल्टा देते हो तो वो हो गया 12 महीने के अंदर सल्टाते हो तो करंट एसेट्स, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। और 12 महीने के बाद सल्टाते हो तो नॉन करंट एसेट्स, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। चलो, फिर था हमारा शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस। ये देखो, अगर इनका पैसा आपको रिसीवेबल करना है आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर यही बैलेंस शीट के डेट से विद इन 12 मंथ्स हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बस खत्म, एक तीर दो निशान, है ना, एक तीर से दो निशाना। ठीक है, चलो, क्लियर है? हाँ सर, अब तो आखिरी सांस ले रहा है बैलेंस शीट। चलो, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। सर, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, बस क्या समझाना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। अब मेरे पास यहां पे स्पेस है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। वैसे समझाने लायक कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ लिख डालो क्या क्या आइटम्स आते हैं, लिख लो, बस याद कर लेना, हो जाएगा। लिखो, बैलेंस विद बैंक्स, that is balance with bank, that is checks, drafts and cash in hand। नेक्स्ट लिखो ईयर मार्क्ड, balances with banks, for example, comma, for unpaid dividend shall be separately stated। balances with banks held as margin money or security against borrowings। लास्ट, बैंक डिपॉजिट्स with more than 12 months मैच्योरिटी। ठीक है, ओके, चलो, डन हो गया। चलो, लास्ट हमारा बचा है अदर करेंट एसेट्स। हाँ, ये एक अच्छा है जो आपको समझाना है। सर, अदर करेंट एसेट्स में अदर नॉन करेंट एसेट्स से मिलता जुलता है क्या? हाँ, अभी तो मैंने बताया कि अगर बैलेंस शीट के डेट में अगर आप खड़े हो और आपको लग रहा है अभी भी कितना है, 12 मंथ से ज़्यादा, तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में कितना था, 1 2 3 4, 4 है, तो नॉन करेंट एसेट्स में हो गया अदर नॉन करेंट एसेट्स।
और बैलेंस शीट के डेट पे खड़े हो और आपको लग रहा है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा अदर करेंट एसेट्स में। दूसरा होगा इसमें, लिखो एक्रूड इनकम। ठीक है, तीसरा आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चौथा आएगा आपका एडवांस टैक्स, और पांचवा आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन अरियर। बस खत्म। ठीक है, क्लियर है? हो गया, चलो हो गया, बैलेंस शीट खत्म। चलो अब मेरे को एक नोट लिखाना है, बड़ा आराम से सुनना। क्या चीज सर, क्या लिखवाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ आइटम जो है ना लॉन्ग टर्म में भी आ रहे और शॉर्ट टर्म में भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करंट में है या नॉन करंट में, वो तो उसके होल्डिंग पीरियड पे पता चलेगा। लेकिन सर इफ होल्डिंग पीरियड इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में होल्डिंग पीरियड साइलेंट है तब हम क्या मानेंगे? ठीक है, ओके, क्लियर है ना? समझ में आ गया कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर वो करंट है या नॉन करंट, उसके होल्डिंग पीरियड से पता चलता है। अगर होल्डिंग पीरियड कुछ नहीं बोला तब हम क्या मानेंगे? तो उस केस में आप इसको लॉन्ग टर्म मानना हर एक आइटम को। ठीक है, अब मैं वही लिखाने जा रहा हूं आपको। लिखे, बैलेंस शीट के लास्ट जहां खत्म हुआ था वहां लिखे नोट। लिखो इफ any items falls under two heads and question is silent regarding their holding period, then assume, क्या मानोगे? then assume long term, that is non current। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एम्प्लॉयज का बेनिफिट वो लायबिलिटी में है, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, सर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी। अगर उसका होल्डिंग पीरियड बता दे तो ठीक है, नहीं बताएगा तो लॉन्ग टर्म मान लेना। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ना तो एसेट लिखाया ना लायबिलिटीज लिखाया, तो ये दोनों तरफ से लिखवा दिया। ठीक है ना? तो इस तरह से दोनों तरफ का क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, डन, क्लियर है? चलो सर, डिफरेंस बिटवीन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का डिफरेंस सेम जो मैंने करंट लायबिलिटी में लिखवाया था, बस वही है। वहां पे लायबिलिटी में सेटलमेंट होता है या कैश रियलाइज्ड होता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। दोनों कंडीशन है, वही कंडीशन जो मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ बैलेंस शीट। क्या चीज? एक सवाल करा दूं उसके ऊपर, क्या कह रहे हो बेटे? करवा दूं? करना है? चलो ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक करवाई दो ना सर, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी के ऊपर भी एक करवा दो। मैंने कहा ठीक है, लिखो करंट एसेट्स वर्सेस नॉन करंट एसेट्स। कैसे होगा? वही कंडीशन बेटे, नंबर 1 क्या कंडीशन था? बोलो बोलो, विद इन
12 मंथ्स, क्या चीज यहां पे रियलाइज वर्ड होगा, मैं एकदम टॉप पे लिख देता हूं रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इफ बोथ कंडीशन if any condition is satisfied, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। ठीक है, इफ एनी कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट इज करंट एसेट्स, पॉइंट नंबर 1। एंड इफ बोथ कंडीशन आर unsatisfied, then it will be non current assets। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, और दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा था तो मैंने लिखवा दिया, अब वो कह रहा है एक सवाल भी करवा दो सर उस दिन जैसा। चलो बच्चों के आगे सर की कहाँ चलती है ना, बोलो बेटे बोलो। हाँ सर, हमारे आगे आपकी क्या चलती? सही बात है बेटे, आपके लिए तो हम बैठे हैं। आ जाओ बेटे, आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। सर यहाँ पे लिखो, पहले क्या लिखे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ये है आपका मंथ्स में। ठीक है सर, दूसरा लिखो, ऐसे लिखो, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स मंथ्स में। ठीक है, नंबर 1 केस, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, 9, 8, 17, 15, 10, 11, 10, 15, 14, 16, 24, 20, 10, 12। हो गया बैलेंस शीट खत्म। हाँ, देख लिया। चलो मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं सही जवाब कौन देता है। मैं इसको कवर कर दूं, मैं इसको ढक रहा हूं। चलो, कितने समय में रियलाइज हो जाएगा ये बताओ, कब तक रियलाइज हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल? सर 8 मंथ्स के अंदर अंदर। क्या ये बैलेंस शीट का कंडीशन सेटिस्फाई किया 12 मंथ्स के अंदर? हाँ सर, बैलेंस शीट का कंडीशन है कि 12 महीने के अंदर, तो 12 महीने के अंदर है तो ये हो गया करंट एसेट्स। हम तो ऑपरेटिंग तो बाद में देखेंगे, पहले हम बैलेंस शीट को ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। क्या बैलेंस शीट के अंदर अंदर है 12 मंथ्स के अंदर? नहीं सर, बैलेंस शीट वाला कंडीशन पिट गया। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर में है? हाँ सर, करंट एसेट्स। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट। क्या बैलेंस शीट के अंडर अंडर है, विद इन बैलेंस शीट है? हाँ सर, तो करंट एसेट्स। ये बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया था। ठीक है, क्या ये बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? द आंसर इज नो। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी? नो।
इसको भी नहीं, तो ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स। चलो, क्या बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 12 मंथ से ज़्यादा है? नो सर। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को? नो सर। फिर आ जाओ, क्या ये बैलेंस शीट के क्या ये बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को? हाँ सर, 24 महीना, यहाँ कहाँ 20 महीना, तो ये करंट एसेट्स। क्या ये बैलेंस शीट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर, 12-12 है, तो ये करंट एसेट्स। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें क्या लेना देना? कोई एक कंडीशन, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिखाया था कोई एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स। और दोनों अगर फेल कर जाते हो, जैसे ये देखो, ये वाला दोनों फेल कर गया, बैलेंस शीट को भी फेल कर गया और ऑपरेटिंग साइकिल को भी फेल कर गया, इसलिए ये बन गया नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, डन। चलो, अब हमारा बैलेंस शीट खत्म होता है यहां पे। अब हम क्या करेंगे? आपको किया हुआ वादा पूरा करते हैं। आ जाओ। चलो सर, आपने वादा किया था कि लास्ट के 10 मिनट आप बैलेंस शीट हमें याद कराओगे। चलो, मैंने वादा किया है बेटे, मैं करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा। चलो, सबसे पहले क्या था? शेयर होल्डर फंड्स। उसमें आप क्या करते हो? कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, तो यहां पे ऐड नहीं करना, अलग अलग हेडिंग दिखाएंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, दूसरा नंबर था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है सर। फिर आप क्या करोगे? ठीक है, लायबिलिटीज को दो पार्ट में बांटोगे, एक को बोलेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरे को बोलेंगे करेंट लायबिलिटी। चलो, इधर क्या है देखो? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इधर क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इधर क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इधर क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। तो सर इधर क्या आ जाएगा? उसके बदले आ जाएगा अलग से ट्रेड पेबल। फिर आ गया अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। इसके लिए ये इसका सब्स्टिट्यूट बन गया। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है तो नीचे ट्रेड पेबल है, और फिर यहां पे आ गया अदर। याद हो गया? ठीक है, उसी तरह एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पूरा कंप्लीट। फिर आ गया इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स पूरा कंप्लीट, टेंजिबल का अधूरा और इनटेंजिबल का अधूरा। ठीक है सर। फिर आ जाओ इधर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, तो इधर आ जाओ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दिखाई दे रहा है? ठीक है सर। फिर आ जाओ इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ सर, तो इधर आ जाओ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ओके। ऊपर में क्या था? एक डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, तो नीचे में क्या आ गया? दो चीज आता था, पहले भी आता था पुराने बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। लास्ट में आ गया अदर नॉन करेंट एसेट्स और अदर करेंट एसेट्स, है ना? इधर देख लो अदर नॉन करेंट एसेट्स और इधर क्या है? अदर करेंट एसेट्स। क्लियर है? ओके, याद हो गया? चलिए, तो यहां खत्म होता है हमारा एक बहुत ही प्यारा उनिंदा चैप्टर जिसका नाम था बैलेंस शीट। क्लियर है? ओके, डन। चलिए, तो आप पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और इसके ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारे आइटम्स लिखे रहेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि सर शेयर फॉरफीचर कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी के शेयर कैपिटल में, ठीक है, ओके। तो वैसा मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपका पूरा आइटम कवर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा रेशियो एनालिसिस, ठीक है, डन। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। न्यूज़ में ऐसे ही तो दिखाता है, न्यूज़ में या फिर क्राइम पेट्रोल में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। जय श्री श्याम बेटे, राधे राधे।